हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनानी रोमन लेखक के बारे में दिया गया है। तो पहला नंबर पे है टेसियस। तो टेसियस जो था ईरान का रहने वाला था और ईरान में ये राजवैद्य था। ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय कैटेगरी में रखा गया है। किसे? टेसियस का जो विवरण है वह आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय माना गया है। टेसियस कहाँ का रहने वाला था? तो टेसियस ईरान का रहने वाला था। हेरोडोटस। हम सभी जानते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेरोडोटस के द्वारा। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। भारत फारस जिसे ईरान नाम दिया गया है, इसके संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसे भी अविश्वसनीय माना गया है। हेरोडोटस द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? हिस्टोरिका। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। तो इन्होंने जो है भारत फारस जिसे हम लोग ईरान कहते हैं के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका जो विवरण है वो अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसे भी अविश्वसनीय कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। यानी हम लोग देखेंगे सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, तो सिकंदर के समकालीन लेखक कौन थे? निरियाकस थे, आनेसिक्रेटस थे तथा अरिस्टोबुलस थे। इसका जो विवरण है वह अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो अभी तक में हम लोगों ने यूनान रोमन का जो लेखक देखा है, तो उसमें किसका जो है विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है? तो सिकंदर के समकालीन जो निरियाकस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस का विवरण जो है वह अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। अब हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज। ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब देखिए, मेगास्थनीज द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इंडिका। या फिर इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये हम सभी बातें को आगे भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग एक ओवरऑल ये देख रहे हैं कि कौन से विदेशी लेखक थे और उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा और उसमें किस चीज का विवरण था। ठीक है। इसे हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मौर्य काल में पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने पुस्तक लिखा था इंडिका। तो इंडिका में किसका विवरण मिलता है? तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिका में लिखा गया है। ठीक है। अब एक है डायमिकस। तो डायमिकस जो है यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। आंतियोकस। ठीक है। मौर्य काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से इसके बारे में। ठीक है। तो डायमिकस जो है यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस का भी जो विवरण है किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस कौन था? मिस्र का नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार में। और डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में। और इधर हम लोग क्या पढ़े? मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है। अब है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी ने लिखा था। ठीक है। टॉलमी का पुस्तक क्या है? भारत का भूगोल। टॉलमी का पुस्तक क्या है? भारत का
भूगोल। पिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। पिलनी का पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। या फिर नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिलनी के द्वारा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो नेचुरल, देखिए इसका नाम ही है नेचुरल, यानी नेचर से जुड़ा, यानी पशु आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे और खनिज पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है, तो पिलनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अंतिम हम लोग देख लेते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी ये अज्ञात है। ये एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या नाम है इसका? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी ये जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें किस चीज के बारे में जानकारी है? तो भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है इस पुस्तक में। ठीक है, और इसके लेखक जो है वो अज्ञात है, वो नहीं पता चला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाहियान और वेनसांग। ठीक है, सबसे पहले फाहियान के बारे में देख लेते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये फाहियान जो है एक चीनी लेखक है, ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फाहियान जो है ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसने जो विवरण दिया है अपना, उसमें किस चीज का जिक्र है? तो मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। और यह भारत में कितने वर्षों तक रहे? तो 14 वर्ष तक रहे। फाहियान कितने वर्षों तक रहे? तो 14 वर्ष तक रहे। ठीक है, अब दूसरा है संयुगन। ठीक है, संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन भारत कब आया? तो 518 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यानी यह भारत में 3 साल रहा और यह उस 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। ठीक है, तो वेनसांग, वेनसांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। वेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन। देखिए याद रखिएगा, हौ से वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन। तो वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन में। इधर हम लोग संयुगन देखे थे। संयुगन जो है बौद्ध धर्म की प्राप्तियां को एकत्रित किया। उससे पहले हम लोग देखे फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। चीन से भारतवर्ष के लिए कब प्रस्थान किया? तो 629 ईस्वी में। ठीक है, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। 1 वर्ष का यात्रा करने के बाद चीन से वह कहाँ पे पहुंचा? वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। कौन? तो वेनसांग। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, यानी भारत में यह कितने वर्ष तक ठहरे? वेनसांग 15 वर्षों तक। और फाहियान कितने वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। 645 ईस्वी में चीन लौट गया, यानी 15 वर्ष के पश्चात वह 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। वह किस उद्देश्य से आया था? वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। सियुकी नाम से किसका भ्रमण वृत्तांत प्रसिद्ध है? तो वेनसांग का। ठीक है, क्या नाम है इसका? सियुकी। किससे रिलेटेड है? तो वेनसांग से रिलेटेड है।
जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये सीयूकी जो है इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज यानी हर्षवर्धन के समय में था तो हर्षकालीन कहा जाएगा, तो हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध, शूद्र, सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। वेनसांग जो थे बुद्ध की प्रतिमा की पूजा किया करते थे, उसके साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा करते थे। ठीक है, तो अब ये पिंक बॉक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसको देख लेते हैं नोट में। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र। किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन जिस समय में थे उस समय वेनसांग हुआ करते थे, आए थे चीन से। तो वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद है लास्ट चीनी यात्री इत्सिंग। ठीक है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग किस चीज का विवरण मिलता है इनसे हमें? तो सबसे पहले यह जो भारत आए थे इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत का वर्णन किया है। कौन? तो इत्सिंग। ठीक है, अब हम लोगों का चीनी यात्री भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे है अल-बरूनी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे कौन है? अल-बरूनी है। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। ठीक है, अल-बरूनी ख्वारिज्म या खिव जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान कहते हैं वहां के रहने वाले थे। अल-बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? खीव के रहने वाले थे, जिसे हम लोग ख्वारिज्म भी कहते हैं। आधुनिक समय में उसे क्या नाम दिया जाता है? तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे पहले अल-बरूनी किसके काल में आए थे? तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय में मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था इंडिया पे। ठीक है, तो अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे भारत। और अल-बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? ख्वारिज्म जिसे खिव कहते हैं, आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, वहां के रहने वाले थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी ये जो इनकी किताब है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, वह जो है आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भाड़तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी किताबुल हिंद जो है जिसे हम लोग तहकीक ए हिंद कहते हैं, वह कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने में? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। कौन सा पुस्तक? किताबुल हिंद, जिसे हम लोग तहकीक ए हिंद कहते हैं, यानी भारत की खोज। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? तो राजपूत कालीन समाज जो हुआ करते थे और उसके धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरे अरब के लेखक कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रहेला कहा जाता है। तो इब्न बतूता द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो रहेला। रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। यानी रहेला हमें किस चीज की जानकारी देता है? तो 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक
तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को। किसने किया? तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किस लिए किया? क्योंकि इसके विद्वता से प्रभावित होकर इन्होंने इसे जो है काजी या न्यायाधीश के लिए नियुक्त किए। ठीक है। अब कुछ अन्य लेखक देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अन्य लेखक में पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ। तारानाथ कहाँ के लेखक है? तिब्बत के है। तारानाथ तिब्बती लेखक है। इसने कंगियोर तथा तंगियोर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कंगियोर और तंगियोर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो तारानाथ ने की है। यह कहाँ का है? तो यह तिब्बत का है। ठीक है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कंगियूर और तंगियूर से। ठीक है। दूसरा नंबर पे है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, यानी 14वीं शताब्दी शुरू होने से पहले 13वीं शताब्दी के अंत में यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखिए, यह पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण भी पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो कब आए थे? 13वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे हम सारे लेखक जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर दिया हूँ। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसका मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाऊंगा और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाऊंगा और आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।